नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। किस प्रकार से प्रकृति ने मानव की सीमाएं निश्चित की है और किस प्रकार से मानव ने प्रकृति पर विजय पाई है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो मानव भूगोल है यह मानव भूगोल क्या है? प्रकृति, जिसको हम पर्यावरण भी कह सकते हैं, और मानव के। ठीक है, मानव भूगोल क्या है? प्रकृति और मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि मानव भूगोल क्या है? प्रकृति और मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। किस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है या फिर पारस्परिक क्रिया होती है, उन सभी अंतर संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब आप यहां देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या करता है? प्रकृति या पर्यावरण के साथ क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है। किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी या जो तकनीकी है उसकी सहायता से प्रकृति के साथ क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य इस प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या उत्पन्न करता है या फिर कैसे उत्पन्न करता है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है कि वह किन प्रविधियों और किन तकनीकियों की सहायता से प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। अब हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक। ठीक है, आपको यहां दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास की क्या होती है? सूचक होती है। लेकिन मनुष्य ने इस प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति की सीमाओं में रहते हुए ही किया है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य ने प्रौद्योगिकी या फिर जो भी तकनीकी है इसका विकास किसकी सीमाओं में रहते हुए किया है? प्रकृति की सीमाओं में रहते हुए किया है। यहां पर उदाहरण लिखा हुआ है कि मनुष्य ने यदि आग का आविष्कार किया, ठीक है, आग का आविष्कार, तो मनुष्य ने आग का आविष्कार कैसे किया? तो प्रकृति ने उसे सबसे पहले ऊष्मा तथा घर्षण का ज्ञान करवाया। ठीक है, ऊष्मा तथा घर्षण के मूल सिद्धांतों का ज्ञान करवाया। आप लोगों को पता है कि आदि मानव जब जंगलों में रहता था तो उन्होंने चकमक पत्थर को घिसकर किसका आविष्कार किया? सर्वप्रथम अग्नि जलाई। तो ये अग्नि का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? घर्षण तथा ऊष्मा के नियमों के द्वारा हुआ। और यह ज्ञान किसने करवाया? प्रकृति के द्वारा करवाया गया। यदि मनुष्य
किन्हीं भी बीमारियों का इलाज करने में संभव हुआ है तो वह डीएनए के ज्ञान या तकनीकी का विकास करके हुआ है। हमने डीएनए के बारे में अध्ययन किया और इन्हीं अध्ययनों के द्वारा अब मनुष्य क्या है, किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करने में सक्षम हुआ है। तो ये जो डीएनए का ज्ञान करवाया है ये भी किसने करवाया है, प्रकृति ने ही करवाया है। तो जिस सिद्धांत में या जिस संकल्पना में प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है उस संकल्पना को निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, आप एक शब्द ध्यान दीजिए, क्या कहा जाता है इसे, निश्चयवाद कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिटर्मिनिज्म। इस निश्चयवाद का मतलब क्या है कि प्रकृति सर्वोपरि है। ठीक है, प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है। जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया तो वो भी किसके द्वारा हुआ, प्रकृति के द्वारा ऊष्मा एवं घर्षण का ज्ञान कराया गया। यदि मनुष्य आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हुआ है तो उसका ज्ञान भी किसके द्वारा कराया गया, प्रकृति के द्वारा ही कराया गया। यदि हम इसके और एग्जाम्पल्स की बात करें जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक भूगोलवेत्ता हैं अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी अरब भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो भी जलीय क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र से तात्पर्य है जहां पर जल की उपलब्धता सुलभ होती है, वहां के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। जबकि शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या है, जहां पर जल कठिनाई से उपलब्ध होता है या फिर कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं ये कि प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव को भी नियंत्रित किया है कि जहां पर पानी जो पीने का जल है वह सुलभ मात्रा में मिलता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, हंसमुख प्रकृति के होते हैं। जबकि जहां पर पीने का पानी कम मात्रा में मिलता है वहां पर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, चिड़चिड़े प्रकृति के या चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक बात करें तो रेट जेल, ठीक है, रेट जेल को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है और इन्हें वैज्ञानिक निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि जो इनकी पुस्तक है वो उसका नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो रेटजेल किस प्रकार से बताते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव को नियंत्रित किया है। तो रेटजेल क्या कहते हैं कि ब्रिटेन और जापान, ठीक है, दो देशों के नाम बोले इन्होंने, ब्रिटेन और जापान, दोनों की यदि आप भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो ये कैसे देश हैं, द्वीपीय देश हैं। द्वीप से क्या तात्पर्य होता है, स्थल का ऐसा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। तो चूंकि ब्रिटेन और जापान चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, इस कारण इनकी जो सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह बाह्य आक्रमणों से क्या है, सुरक्षित है। प्रकृति ने इनको संरक्षण प्रदान किया है। तो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण यह देश अधिक विकास कर सके हैं। क्यों?
क्योंकि इन्हें कोई खतरा ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण भी होगा। तो रेटजेल ये कहना चाहते हैं कि यदि इन ब्रिटेन और जापान की द्वीपीय स्थिति नहीं होती तो शायद ये भी क्या होते, पिछड़े हुए देश होते। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या है, निश्चयवाद के जनक है। कौन सा निश्चयवाद? वैज्ञानिक निश्चयवाद के जनक है। और ये केवल यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति की स्थिति मतलब सुलभ और अच्छी स्थिति होने के कारण ही ब्रिटेन और जापान जैसे देश अपनी प्रगति कर सके हैं। इसके बाद यदि हम एक और निश्चयवाद के समर्थक की बात करें तो उनका नाम है कुमारी एलन सैम्पल। ठीक है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं और रेटजेल की क्या रही हैं, ये शिष्या रही हैं। तो अपने गुरु रेटजेल के समान ही यह भी निश्चयवाद की प्रबल समर्थक रही हैं। ठीक है, निश्चयवाद की क्या रही हैं, यह भी प्रबल समर्थक रही हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, पृथ्वी तल की उपज है। ठीक है, मनुष्य को क्या माना है, पृथ्वी तल की उपज माना है कि प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और आगे ये क्या कहती हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो किसने निर्धारित किया है, प्रकृति ने ही किया है। उसका लालन पालन और पोषण किसके द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। एक मां के समान प्रकृति ने मनुष्य का पालन पोषण किया है। यदि प्रकृति ना हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यह विचारधारा क्या कहलाती है, निश्चयवाद कहलाती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि निश्चयवाद क्या है। ठीक है, निश्चयवाद की संकल्पना क्या है। इसमें क्या करना है कि प्रकृति को सर्वोपरि बताना है कि प्रकृति ही मनुष्य के स्वभाव को नियंत्रित करती है, प्रकृति ही मनुष्य की प्रगति को नियंत्रित करती है। बिना प्रकृति की सहायता के मनुष्य कुछ भी नहीं है। यदि प्रकृति ना हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें सर्वोपरि किसको माना गया है, प्रकृति को ही माना गया है। ठीक है, यहां तक कहा गया है कि प्रकृति जो मनुष्य है वो क्या है, पृथ्वी तल की उपज है। यदि हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हमने यहां पे पढ़ा कि अल मसूदी ने क्या कहा कि जल के आसपास के क्षेत्रों के लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं, जबकि जहां पर पानी की सुलभता नहीं होती है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव को या व्यवहार को भी क्या किया है, नियंत्रित किया है। जबकि रेटजेल क्या कहते हैं कि ब्रिटेन और जापान की स्थिति कैसी है, द्वीपीय है। इस कारण वो बाह्य आक्रमण से सुरक्षित है और इसी कारण यह देश अधिक समृद्ध हुए हैं या अधिक प्रगति कर सके हैं। तो रेटजेल के अनुसार प्रकृति ने ही मनुष्य की प्रगति को भी क्या किया है, नियंत्रित किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि मनुष्य को घर्षण और ऊष्मा के सिद्धांतों का ज्ञान किसने करवाया, प्रकृति ने ही करवाया, जिस कारण मनुष्य आग का विकास कर सका या आग की खोज कर सका। इसके पश्चात नीचे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, यहां पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद
कहा जाता है। तो इस संकल्पना का पहला पक्ष हमारा क्लियर हुआ कि मानव का प्रकृतिकरण, कि मनुष्य को किस प्रकार से प्रकृति ने अपने अनुसार ढाला है। ठीक है, निश्चयवाद के इतने सारे उदाहरण देखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रकृति एक शक्तिशाली बल है, ठीक है, पूज्य है, सत्कार के योग्य और संरक्षित है। प्रकृति काफी क्या है, शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ही मनुष्य के स्वभाव को नियंत्रित किया है, प्रकृति ने ही मनुष्य की प्रगति को नियंत्रित किया है। इस कारण ये क्या है, एक शक्तिशाली बल है, पूज्य है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ही मनुष्य का क्या किया है, पालन पोषण किया है। प्रकृति के द्वारा ही उसके खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए, उसके खाने की आवश्यकताएं पूरी करवाई गई। ठीक है, तो प्रकृति ही क्या करती है, सब कुछ नियंत्रित करती है। और इस प्रकार के समाजों में क्या किया जाता है, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, निर्भरता होती है, वहां पर प्रकृति को माता कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति को क्या माना जाता है, माता का दर्जा भी दिया गया है। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है, ठीक है, उसे भोजन उपलब्ध कराती है, उसके सारे घटकर्म करती है, उसी प्रकार से प्रकृति ने भी मनुष्य का लालन पालन किया है और उसकी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। तो जिन समाजों में प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर प्रत्यक्ष निर्भरता रहती है, ठीक है, वहां पर प्रकृति को क्या माना जाता है, माता के समान माना जाता है। जैसे हम बात करें कि जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं, जैसे हम बुशमैन की बात करें, ठीक है, हम एस्किमो की बात करें या फिर भील की बात करें, गोंड, जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं जो कि प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करती है, वहां पर प्रकृति को क्या किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यह अपनी आवश्यकताओं के लिए किसके ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, यह जंगलों से खाना इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फल फूल कंद मूल इत्यादि पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए हैं। इस कारण यहाँ पर क्या माना जाता है, प्रकृति को माता का दर्जा दिया जाता है। अब इसके विपरीत संकल्पना की हम बात करें तो इसके विपरीत जो संकल्पना आती है वो आती है संभववाद की। वहां पर मानव के द्वारा प्रकृति का क्या किया जाएगा, मानवीकरण किया जाएगा। यहां पर तो मानव का क्या किया गया है, प्रकृतिकरण किया गया है। प्रकृति ने मनुष्य को अपने रूप से ढाला है। अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा वैसे वैसे मनुष्य क्या करता जाएगा, प्रकृति का रूपांतरण करता जाएगा और प्रकृति को अपने हिसाब से रूपांतरित करके उसका क्या करेगा, मानवीकरण करेगा। अब यदि हम संभववाद की संकल्पना को देखें तो ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक की इमेज है। यहां पर हम क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि समय के साथ लोग पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। पहले मनुष्य क्या रहता था, आदिवासी था, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है कि वह प्रकृति के जितने भी सिद्धांत हैं उनको समझने लगा है और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का साथ साथ मनुष्य ने बेहतर और अधिक सक्षम जो प्रौद्योगिकी है उसका क्या किया है, विकास किया है। अब मनुष्य अभाव की अवस्था से स्वतंत्र अवस्था की ओर क्या हुआ है, अग्रसर हुआ है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य ने भाप से चलने वाले इंजन का क्या किया, आविष्कार किया, ठीक है। प्रारंभ में जब रेलगाड़ियां चली तो किसके द्वारा चलाए गए इंजन, भाप के द्वारा चलाए गए, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, इसमें रूप परिवर्तित हुआ। भाप के इंजन के पश्चात मनुष्य ने फिर किसके, डीजल के इंजनों का आविष्कार किया और डीजल के इंजनों के आविष्कार के पश्चात वर्तमान में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया है, लाइट से या विद्युत से चलने वाले इंजनों का आविष्कार
किया है, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मनुष्य ने क्या किया है कि पहले जैसे हम बात करें छोटे मोबाइल फ़ोन थे, बड़े मोबाइल फ़ोन थे, ठीक है ना, उनमें तकनीकी इतनी नहीं थी प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में स्मार्टफोन्स का युग है। सबके पास टच स्क्रीन वाले महंगे और अच्छे कैमरे वाले फ़ोन उपलब्ध हैं। तो ये किसका विकास हुआ है? तकनीकी का विकास हुआ है। जब विकास नहीं हुआ था तकनीकी का, तब क्या होता था कि जो कृषि उत्पादन है वो भी क्या था, काफ़ी कम हुआ है। यदि हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो आज़ादी से पहले यहाँ पर कृषि का उत्पादन क्या था, काफ़ी कम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 1967-68 में हरित क्रांति के प्रसार के पश्चात अब क्या हुआ है, कृषि में नई नई तकनीकों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है, थ्रेसर का उपयोग किया जा रहा है, हार्वेस्टर्स का उपयोग किया जाता है, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया जा रहा है, रसायनों को और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, कीटनाशी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, अच्छे भंडारण क्षेत्रों का क्या किया गया है, विकास किया गया है, जिनमें बड़ी लंबी अवधि तक हम भंडारण कर सकें। तो ये किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य ने जो तकनीकी का क्या किया है, विकास किया है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने बेहतर तकनीकी का क्या किया है, विकास किया है। अभाव की अवस्था से अब स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो मानवीय क्रियाओं की छाप अब प्रकृति के ऊपर दिखाई देती है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां तक मनुष्य की पहुंच हो गई है, वहां तक सड़कों का निर्माण हो गया है, वहां तक आप यहां देखिए किताब में लिखा हुआ है कि जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है वहां पर भी विश्राम स्थल मनुष्य ने बना लिए हैं। विशाल समुद्रों में उसने मार्गों का विकास कर लिया है। पहाड़ों पर भी उसने कृषि करने की तकनीकी का विकास कर लिया है। अब सीढ़ीदार खेत बनाकर वो क्या कर रहा है, इसका विकास कर रहा है। इसके अलावा उपग्रहों का और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करके अब मनुष्य चंद्रमा तक और अंतरिक्ष तक पहुंचने में क्या हो गया है, सफल हो गया है। इसके अलावा अन्य उदाहरणों की यदि हम बात करें तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फेब्रे के द्वारा किया गया। संभववाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फेब्रे के द्वारा किया गया। लेकिन संभववाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, संभववाद की संकल्पना प्रस्तावित की। संभववादी क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है यह सर्वोपरि नहीं है, ठीक है। प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, बल्कि मानव ने इस पर विजय प्राप्त की है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि संभववादी क्या कहते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, मनुष्य ने इस पर क्या प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, ठीक है। यदि हम बात करें, आप लोगों ने नाम सुना होगा एस्किमो। एस्किमो जनजाति है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति ने अति कम तापमान में रहने के लिए क्या किया है, प्रकृति से सामंजस्य स्थापित किया है। इस प्रकार की तकनीकी स्थापित की है कि वह इन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बचाकर रखने में सक्षम हुए। क्या किया है इन्होंने कि बर्फ के मकान बनाए हैं, जो सील मछली है उसकी जो चर्बी होती है उसको जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जानवरों की खाल से अपने क्या बनाए हैं,
कपड़े बनाए हैं, गर्म कपड़े बनाए हैं। ठीक है, तो एस्किमो लोगों ने क्या किया है कि दुर्गम और विकट परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाया है। इस प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे हम राजस्थान की बात करें, तो हमें पता है कि पश्चिमी जो राजस्थान है, यहाँ पर थार के मरुस्थल का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर पहले के क्या था, पानी की क्या थी, कमी थी, लेकिन मनुष्य ने अपने प्रयासों से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या किया है, विकास किया है। और जो सतलज नदी है उसका जल कहां तक आ गया है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, जो पश्चिमी जिले हैं वहां तक आ गया है। आज जहां पर प्रकृति के द्वारा रेगिस्तान का विकास किया था, वहां पर मनुष्य ने अपने प्रयासों से उसको हरा भरा करके वहां पे कृषि का विकास किया है। ठीक है, कई दुर्गम क्षेत्रों में मनुष्य ने सड़कों का क्या किया है, निर्माण किया है, रेल मार्गों का निर्माण किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रॉकेट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करके मनुष्य चंद्रमा तक जाने में क्या हो गया है, सफल हो गया है। तो संभववादी भूगोलवेत्ता क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास नहीं है। ठीक है, और प्रकृति क्या है, सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जो ये प्रकृति है ये क्या करती है, संभावनाएं उपलब्ध करवाती हैं। क्या करती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। विडाल डिला ब्लास क्या कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, संभावनाएं मतलब पॉसिबिलिटीज उपलब्ध करवाती है। किसको, मनुष्य को। मनुष्य इस चीज का निर्णय करता है कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें विडाल डिला ब्लास, तो ये विडाल डिला ब्लास क्या कहते हैं कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इनका फेमस कोटेशन है क्या, कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। प्रकृति एक सलाहकार से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रकृति मनुष्य को केवल सलाह दे सकती है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस सलाह पर काम करता है अथवा नहीं करता है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि विडाल डिला ब्लास क्या कहते हैं कि नेचर इज नॉट मोर देन एन एडवाइजर। प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मनुष्य ही सर्वोपरि है। वो चाहे तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध संभावनाओं को क्या कर सकता है, प्रयोग में ले सकता है, और वो चाहे तो उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, संभववाद कहलाता है। जबकि इसके विपरीत कॉन्सेप्ट हमने कौन सा पढ़ा, निश्चयवाद। तो निश्चयवादी प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, तो प्रकृति ने मानव का क्या किया है, प्रकृतिकरण किया है। जबकि संभववादी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, निश्चयवाद और संभववाद के पश्चात अगली जो संकल्पना है वह है नव निश्चयवाद की। अभी तक हमने दो संकल्पनाएं पढ़ी, एक निश्चयवाद और एक संभववाद। निश्चयवाद में हमने पढ़ा प्रकृति सर्वोपरि। ठीक है, संभववाद में हमने पढ़ा मनुष्य सर्वोपरि। इन दोनों के मध्य की जो संकल्पना है वह है नव निश्चयवाद। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, नव निश्चयवाद की संकल्पना कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। ग्रिफिथ टेलर एक
जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, इस नवनिश्चयवाद का एक और नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद। निश्चयवाद में हमने पढ़ा प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य क्या है? उसका दास है। संभववाद में क्या है? मनुष्य सर्वोपरि है और उसने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो नवनिश्चयवाद के द्वारा ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि न तो प्रकृति पूर्ण रूप से सर्वोपरि है और न ही मनुष्य ने पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये क्या उपलब्ध करवाते हैं? एक मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग से तात्पर्य होता है बीच का रास्ता। तो ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य उसका दास है और ना ही मनुष्य ने इतनी तकनीकी का और प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है कि वह प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ले, बल्कि किन्हीं परिस्थितियों में प्रकृति सर्वोपरि है और किन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ग्रिफिथ टेलर ने एक एग्जाम्पल दिया है किसका? ट्रैफिक लाइट का। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं यातायात नियंत्रक। ठीक है, किसी भी बत्ती पर खड़े हुए एक ट्रैफिक हवलदार के समान प्रकृति कार्य करती है। ठीक है, वह जब चाहे ट्रैफिक को रोक सकती है उस ट्रैफिक यातायात कर्मी के समान और जब चाहे उसको आगे बढ़ने के लिए कह सकती है। जिस प्रकार से ट्रैफिक की जो लाइट होती है उसमें 3 बत्तियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी? लाल, पीली और हरी। ठीक है, जब लाल बत्ती होती है इसका मतलब होता है रुकना। इसका मतलब क्या होता है? रुकना। पीली बत्ती का मतलब होता है तैयार रहना और हरी बत्ती का मतलब होता है चलना। ठीक है, तो प्रकृति क्या कर सकती है? मनुष्य के प्रवाह को कभी भी रोक सकती है। ठीक है, हरी होगी तो मनुष्य क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है। इसको हम अगर हमारी पाठ्य पुस्तक की तरह बात करें तो देखिए कि लाल बत्ती का अर्थ है रुको और पीली बत्ती और हरी बत्ती के बीच में रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। तो यह संकल्पना क्या प्रकट करती है कि न तो यहां नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए ये पिंक कलर से मार्क हो रहा है, इसको देखिए कि न तो यहां नितांत आवश्यकता की स्थिति या निश्चयवादी है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार और दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। तो यहां पर कहने का केवल इतना सा मतलब है कि न तो प्रकृति ने मनुष्य को दास बनाकर प्रकृति सर्वोपरि है और न ही मनुष्य ने प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है, बल्कि नवनिश्चयवाद क्या है? एक यातायात नियंत्रक के समान प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति के नियमों में रहते हुए ही मनुष्य क्या कर सकता है? अपना विकास कर सकता है। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उसकी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाकर मनुष्य के विकास को तहस नहस कर सकती है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है,
यह इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन पर मनुष्य आज तक विजय प्राप्त नहीं कर सका है। कितनी ही प्रौद्योगिकी का विकास कर ले, लेकिन जब कभी भी भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो मनुष्य की सारी तकनीकी क्या हो जाती है, विफल सिद्ध हो जाती है और तकनीकी उसको तहस नहस कर देती है। तो ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि प्रकृति की सीमाओं में रहते हुए ही मनुष्य द्वारा विकास किया जा सकता है। तो ये हमारी 3 संकल्पनाएं हो गई, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, तो मानव का प्रकृतिकरण है निश्चयवाद, प्रकृति का मानवीकरण है संभववाद, और इन दोनों के मध्य का जो मार्ग है वो क्या है, नवनिश्चयवाद। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। किसके द्वारा यह संकल्पना विकसित की गई? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा विकसित की गई। कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। मध्यम मार्ग के समान कार्य करती है। ठीक है।